तो भाई आज हम चलेंगे राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में। इस वीडियो को आप पूरी लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि माउंट आबू कैसे पहुंचना है, यहाँ पर रुकने के लिए सस्ता तथा अच्छा होटल कहाँ मिलेगा, माउंट आबू आने का बेस्ट टाइम कौन सा है, माउंट आबू में खाने की क्या व्यवस्था है, माउंट आबू में घूमने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है, और हम यह भी जानेंगे कि माउंट आबू घूमने के लिए स्कूटी बेस्ट रहेगी या टैक्सी सही रहेगी। और भाई हम एंड में यह भी जानेंगे कि माउंट आबू में पर पर्सन घूमने का कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं माउंट आबू कैसे पहुँचे। माउंट आबू पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वह है आपका बाय ट्रेन। यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है आबू रोड। यहाँ से माउंट आबू लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आबू रोड से माउंट आबू पहुंचने के लिए बस तथा जीप से जा सकते हैं। बस का किराया नॉर्मली 40 से 50 रुपये रहता है और जीप का किराया नॉर्मली 60 रुपये से 80 रुपये तक होता है। दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट का। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है उदयपुर। फ्लाइट से उदयपुर आकर फिर आप उदयपुर से बस करके माउंट आबू तक जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है बस का। माउंट आबू आने के लिए सरकारी तथा प्राइवेट दोनों तरह की बस अवेलेबल हैं और भाई लगभग भारत के हर कोने से यहाँ के लिए बसेस मिल जाती हैं। तो भाई मैंने यहाँ आने के लिए चूज़ किया था ट्रेन। हमारी ट्रेन जयपुर से रात के 2 बजे निकल पड़ती है और सुबह 8 बजे तक हम पहुँच जाते हैं आबू रोड पे। अब यहाँ से बस स्टैंड लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भाई बस स्टैंड से बस पकड़ कर मैं पहुँच जाता हूँ माउंट आबू। तो भाई माउंट आबू पहुँचने के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ रुकने की। रूम आपको यहाँ पर नक्की लेक के पास ही लेना है, क्योंकि यहाँ से घूमने की सारी जगह पास में ही हैं और यहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको होटल्स आसानी से मिल जाएंगे। होटल्स में एक रूम का किराया नॉर्मली 1100 से 1200 रुपये तक होता है और वीकेंड्स पर प्राइस 200-300 तक बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कई धर्मशालाएं भी अवेलेबल हैं जहाँ पर आप आराम से रुक सकते हैं। भाई मैं यहाँ पर 4 दिन के लिए आया था, जिसमें से शुरू के 2 दिन मैं स्वामी नारायण मंदिर में रुका था, जिसका चार्ज पर नाइट 800 रुपये था। बाकी के 2 दिन मैं नक्की लेक के पास रघुनाथ जी के मंदिर में रुका था, जिसका पर नाइट का चार्ज 100 रुपये था। तो भाई डे 1 में मैं निकल पड़ता हूँ गुरु शिखर के लिए। गुरु शिखर जाने के लिए मैं ये बुलेट हायर करता हूँ, जिसका किराया है 450 रुपये। पीक सीजन में यानी कि जून जुलाई के महीने में इसका किराया 600 रुपये तक चला जाता है। और भाई बुलेट आपको नक्की लेक के पास अम्बेडकर सर्कल पर ही हायर करनी है, क्योंकि यहाँ पर बाइक्स वगैरह की बहुत सारी दुकानें हैं और आपको यहाँ पर बाइक रेंट पर सस्ती भी मिल जाएंगी। और सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको बाइक वगैरह हायर करने से पहले उसकी अच्छे से वीडियो बना लेनी है, जिससे कि आपको किसी ऐसे डैमेज के पैसे ना देने पड़े जो आपने किया ही ना हो। गुरु शिखर जाते हुए रास्ते में ये सोमनाथ महादेव जी का मंदिर पड़ता है। तो भाई मैं उतर पड़ता हूँ इस मंदिर में दर्शन के लिए। यह मंदिर संत सरोवर पर बना हुआ है तथा इस मंदिर में 5 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, जो शिव जी के 5 स्वरूपों को प्रदर्शित करते हैं तथा इस मंदिर में शिव जी के कई रूपों की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के पास में ही ये संत सरोवर है, जिसमें आपको ये रंग बिरंगी मछलियां मिल जाएंगी। आप इन मछलियों को आटे भी डाल सकते हैं। भाई इस मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ तिलवाड़ा जैन मंदिर के लिए। फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान इस मंदिर में ले जाना अलाउ नहीं है। अगर आपके पास फोन वगैरह है तो आपको बाहर ही जमा करना पड़ेगा, जिसका आपको 50 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। इस मंदिर को मुगल आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इस मंदिर की ऊपरी बनावट तो किसी पुराने मंदिर की तरह की गई है, पर इस मंदिर के अंदरूनी बनावट बहुत ही भव्य है। चूँकि अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना पाया, पर मैंने इंटरनेट से कुछ इमेजेस लिए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और भाई इस फोटोज़ को देखकर आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये मंदिर कितना खूबसूरत है। और भाई इस मंदिर की भव्यता के आगे तो ताजमहल भी फीका पड़ जाता है। ताजमहल का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि तिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच राजा वस्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों ने करवाया था। यह मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। इस मंदिर को सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। मंदिर के 48 खम्भों में नृत्यांगनाओं की अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं। इस मंदिर में मूर्तियों और खम्भों पर जो कार्विंग की गई है उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मुझे इस मंदिर को पूरा देखने में लगभग 2.5 घंटे लग गए थे। और भाई मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी माउंट आबू आएँ तो यहाँ पर जरूर आना। तिलवाड़ा जैन मंदिर को पूरा देखने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अचलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए। अभी इस मंदिर का मरम्मत कार्य चल रहा है। वैसे इस मंदिर का निर्माण परमार राजवंश ने करवाया था तथा इस मंदिर का पुनर्निर्माण महाराणा प्रताप जी के पूर्वज राणा कुंभा जी ने 1452 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि इस मंदिर में ना तो शिव जी के मूर्ति की पूजा होती है और ना ही शिवलिंग की पूजा होती है, बल्कि यहाँ पर शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है।
ऐसा माना जाता है कि जब अरावली पर्वत अपनी जगह से हिलने लग गया था तो शिव जी ने इस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबाकर स्थिर किया था। जब से यहाँ पर शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है और इस मंदिर में पंचधातु से बनी हुई नंदी जी की एक मूर्ति भी है। तो भाई इस मंदिर में दर्शन करने के बाद अब शाम होने वाली है और हमें गुरु शिखर पर सनसेट भी देखना है, इसलिए अब हम सीधा निकल पड़ते हैं गुरु शिखर के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं गुरु शिखर पर अभी हमें मेन पॉइंट पर पहुंचने के लिए लगभग 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। हम गुरु शिखर की सीढ़ियां चढ़ ही रहे होते हैं कि हमें ये दत्तात्रेय जी का मंदिर दिख जाता है। तो हम इस मंदिर में दर्शन करने के लिए रुक जाते हैं। दत्तात्रेय जी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। तो भाई इस मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं गुरु शिखर के मेन व्यू पॉइंट पर। और भाई यहाँ से अरावली पर्वतमाला की खूबसूरती अलग ही दिखाई पड़ती है। और भाई यहाँ पर बादल बिल्कुल हमारे पास आ चुके हैं, या फिर ये कहो कि हम बादलों के पास आ चुके हैं। और भाई यहाँ पर जैसे जैसे शाम होती जा रही है यहाँ का टेम्परेचर भी लगातार गिरता जा रहा है। और भाई यहाँ पर हवा भी काफ़ी तेज चल रही है, जिस कारण और ज़्यादा सर्दी लग रही है। और भाई यहाँ का सनसेट भी काफ़ी खूबसूरत होता है। तो भाई यहाँ का सनसेट देखने के बाद हम वापस रूम की ओर निकल पड़ते हैं। तो भाई नाइट में मैं आ जाता हूँ माउंट आबू के मेन मार्केट में। यह मार्केट नक्की लेक के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर आके आप ढेर सारी शॉपिंग और एंजॉयमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये फिश पेडिक्योर किया था जिसका चार्ज 150 रुपये था। आप यहाँ पर और भी बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो भाई मार्केट में घूमने के बाद मैं अब निकल पड़ता हूँ खाना खाने के लिए। तो भाई मैं अभी आया हूँ पंडित जी रेस्टोरेंट में, जो कि नक्की लेक के जस्ट सामने है। यहाँ आपको एक थाली 150 रुपये में मिल जाएगी। और भाई 150 रुपये के हिसाब से ये थाली एकदम बेस्ट है। और भाई आप नाश्ते में पोहा या पराठा खा सकते हैं, जो कि आपका 40 रुपये से 50 रुपये में पड़ जाएगा। इस तरह आपके पूरे दिन का खाना लगभग 350 रुपये में आराम से हो जाएगा। तो भाई आज हम निकल पड़ते हैं माउंट आबू की सबसे ज़्यादा घूमी जाने वाली जगह नक्की लेक पर। तो भाई नक्की लेक पर हम पहले जाते हैं नक्की लेक के परिक्रमा पथ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो भाई हम आ चुके हैं नक्की लेक पे और ये आसपास से नज़ारा है भाई। इधर ये नक्की लेक है, मेरे कोड रोक का रास्ता है इधर इस साइड। और ये भाई ये गाने वाने चल रहे हैं अपने। और ये हमारा परिक्रमा पथ है, परिक्रमा मार्ग है। तो अभी हम पूरा राउंड लगाएंगे पूरे नक्की लेक का। उसके बाद में हम चलेंगे टोड रोक जाएंगे ऊपर वापस इधर चल के, और फिर उसके बाद हम यहाँ एक्टिविटी करेंगे जो कि बोट राइड वगैरह है। माउंट आबू में नक्की लेक फोटोग्राफी करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। नक्की लेक के परिक्रमा पथ पर कई व्यू पॉइंट मिल जाएंगे और यहाँ पर कई सारे पार्क भी बने हुए हैं जहाँ आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर घूमने के बाद हम निकल पड़ते हैं टोड रॉक के लिए। टोड रॉक नक्की लेक से लगभग 10 मिनट की चढ़ाई पर है। यह पत्थर टोड यानी मेढक की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम टोड रॉक है। और भाई यहाँ से पूरी नक्की झील बड़ी खूबसूरत दिखाई पड़ती है। टोड रॉक घूमने के बाद अब हम आ जाते हैं नक्की लेक पर। आप यहाँ पर बोट राइड और जॉर्बिंग जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पैडल वाली बोट का किराया लगभग 200 रुपये पर हेड है, जिसमें आपको आधे घंटे का टाइम मिलता है। भाई नक्की लेक को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद मैं ये स्कूटी हायर करके निकल पड़ता हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखने के लिए। इस स्कूटी का किराया 150 रुपये है। पीक सीजन में यानी जून जुलाई के महीने में इसका किराया 250 रुपये से 300 रुपये तक होता है। और भाई माउंट आबू घूमने के लिए सबसे बेस्ट स्कूटी ही है, क्योंकि इसमें आप 100 रुपये का तेल डलवा कर आप पूरा माउंट आबू आसानी से घूम सकते हैं। तो भाई अंदर जाने से पहले 85 रुपये का टिकट खरीदना पड़ता है और स्टूडेंट के लिए 40 रुपये है। और भाई एंट्री गेट से ट्रेवल टैंक का मेन पॉइंट लगभग 2 किलोमीटर है, तो आप अंदर बाइक से भी आ सकते हैं। बाइक की एंट्री के लिए आपको अलग से 55 रुपये देने पड़ेंगे। और भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर थोड़ा टाइम है तो आप पैदल चलकर ही आएँ। यहाँ तक पैदल आने में लगभग 25 मिनट तक का टाइम लगेगा, जबकि बाइक से आप 7 से 8 मिनट में ही पहुँच जाएंगे। तो भाई अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हैं, ट्रेवल टैंक के अंदर। और एक हाथ से स्कूटी चल रही है, एक हाथ से वीडियो बन रही है। तो इधर भालू का भी खतरा बता रहे हैं। तो भाई भगवान ही मालिक है क्या होता है क्या।
भाई अभी हम पहुंच चुके हैं ट्रैवल टैंक के मेन पॉइंट पर। और यहाँ पर ये दो व्यू पॉइंट हैं, लेफ्ट साइड में आबू व्यू पॉइंट है और राइट साइड में वैली व्यू पॉइंट है। और भाई यहाँ पर एक तालाब भी है जिसमें आपको ये प्यारी सी रंग बिरंगी मछलियाँ देखने को मिल जाएंगी। और भाई इस तालाब में क्रोकोडाइल भी रहते हैं। तो भाई लगभग 1 घंटे तक क्रोकोडाइल का इंतजार करते हैं, पर हमें कोई भी क्रोकोडाइल दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मैं निकल पड़ता हूँ आबू व्यू पॉइंट को देखने के लिए। और यहाँ पर इन्होंने बैठने के लिए चेयर भी लगा रखी हैं, तो आप यहाँ पर बैठकर आबू शहर को निहारते हुए अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इधर यहाँ से आप पूरे आबू शहर का व्यू देख सकते हो भाई। इधर नीचे वो घर भर पूरा, वो वहाँ पे देखो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। तो भाई यहाँ पर अच्छे से घूमने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ वैली व्यू पॉइंट की तरफ। वैसे आबू व्यू पॉइंट और वैली व्यू पॉइंट एक दूसरे के आमने सामने ही हैं। तो भाई अभी हैं हम वैली व्यू पॉइंट पर, और भाई यहाँ से आप पूरी वैली की खूबसूरती को देख सकते हैं। और भाई मानसून के समय में ये जगह और भी खूबसूरत लगती है। अभी हम वैली व्यू पॉइंट पर घूम ही रहे होते हैं कि फाइनली हमें यहाँ से तालाब में ये क्रोकोडाइल दिख जाता है। और भाई यहाँ पर ट्रैकिंग करने की भी बहुत सारी जगह हैं, तो आप यहाँ पर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी माउंट आबू आएँ तो ये जगह ज़रूर आएँ, क्योंकि ये जगह बहुत शांत और खूबसूरत है। तो भाई ट्रैवल टाइम पर घूमते घूमते अभी शाम होने वाली है, तो भाई मैं निकल पड़ता हूँ सनसेट पॉइंट के लिए। सनसेट पॉइंट नक्की लेक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सनसेट पॉइंट का टिकट 80 रुपये है और स्टूडेंट के लिए ये टिकट 40 रुपये का है। और स्कूटी वगैरह आपको यही सनसेट पॉइंट के गेट पर ही पार्क करनी होगी। इसके आगे आपको लगभग 700 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा। और भाई अगर आपको सनसेट अच्छे से एंजॉय करना है तो आपको यहाँ पर लगभग 6:15 से 6:30 के बीच पर आना होगा। तो भाई मैं भी आ चुका हूँ सनसेट पॉइंट पे, और जिस जगह मैं आया हूँ यहाँ पे कोई है नहीं, पूरा खाली है, सुनसान है। क्योंकि जो मेन सनसेट पॉइंट है वो उधर है, वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी बैक कैमरे से। मैं जहाँ पे आया हूँ वो वहाँ से लगभग 200-250 मीटर दूर है। तो यहाँ से जंगलों के बीच से चल के आना होगा, और काफ़ी लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो आप ऐसी जगह आओ जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, शोर शराबा ना हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे, वैसे तो 6 बजे आना होता है सनसेट देखने के लिए, पर मैं 5:30 बजे ही आ गया था। तो आधे घंटे से मैं कोई एक सुनसान जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं अकेला जाके सनसेट देख सकूँ। तो ये जगह मिल गई मेरे को। थोड़ी देर में अभी सनसेट होने वाला है, तो अभी मैं पूरी वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा। और ये पूरी ये जगह है, ये आपको जो मेन सनसेट पॉइंट है उसके राइट साइड में मिलेगी। ये मतलब वहीं से दिख जाएगी जब आप मेन सनसेट पॉइंट पे जाओगे। उसके राइट में एक पॉइंट है सबसे ऊंचा, वहाँ आओगे। फिर दूसरा मतलब चौथा 5वां पॉइंट है, और एक पॉइंट वहाँ पे है सबसे ऊंचा। और वहाँ पे थोड़ा मेरे को लगा टाइम लग सकता है, अगर मैं वहाँ जाता तो हो सकता है सनसेट हो जाता जाने से पहले ही, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया हूँ। तो अभी मैं यहाँ से आपको सनसेट दिखाता हूँ। मैं आपको अच्छे से जितना जूम हो सकता है उतना जूम करके दिखा देता हूँ। तो भाई आज मैं सुबह सुबह आ जाता हूँ गोमुख मंदिर पर। यह मंदिर नक्की लेक से लगभग 4 किलोमीटर और गोमुख सर्कल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और भाई यहाँ पार्किंग से लगभग 800 जितनी सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद आप गोमुख मंदिर तक पहुँच जाओगे। यहाँ पर गोमुख मूर्ति से सरस्वती नदी का पानी हमेशा निकलता रहता है। यहाँ से थोड़ा आगे ही गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम है। इस आश्रम में भगवान श्री राम और उनके 4 भाइयों ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ पर कुछ मंदिर भी बने हुए हैं और यहाँ पर खुदाई से प्राप्त की हुई कई प्राचीन मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। मुख्य मंदिर में बीच में गुरु वशिष्ठ जी के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्ति के साथ साथ माता अरुंधति की भी मूर्ति है। और भाई यहाँ पर वशिष्ठ जी ने यज्ञ करके क्षत्रियों के 4 वंशों परमार, चौहान, सोलंकी एवं परिहार को उत्पन्न किया था। और भाई इस मंदिर तक आने का रास्ता बड़ा ही खूबसूरत है। यह मंदिर चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, जिसके कारण यहाँ पर शांति बहुत है। और भाई वापस जाते हुए काफ़ी थकान हो गई थी, क्योंकि यहाँ आने के टाइम पर तो सीढ़ियाँ उतर कर आना था, पर वापस जाने के टाइम हमें ये 800 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। और भाई मैंने अभी सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो भाई मैं निकल पड़ता हूँ रूम की ओर खाना खाने के लिए। और रूम से खाना खाने के बाद मैं आ जाता हूँ अरुंधा देवी मंदिर पर, जिसे अधर देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
इस मंदिर में पहुंचने के लिए आपको लगभग 350 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। अधर का मतलब होता है ऊँट यानी लिप्स। यहाँ माता जी के ऊँट की पूजा होती है। इसे माउंट आबू का वैष्णो देवी भी कहा जाता है। इस मंदिर में आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे तक का टाइम लग सकता है। हनीमून पॉइंट का रास्ता नक्की लेक से ही होकर जाता है। नक्की लेक से इसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। यहाँ आपको पैदल ही जाना होगा। हाँ दोस्तों, तो अभी हम निकल चुके हैं नक्की लेक से हनीमून पॉइंट की तरफ। और ये आसपास का रास्ता पूरा मस्त नज़ारा आ रहा है। शाम का टाइम है, धूप भी कम है, तो फोटो के लिए बढ़िया नज़ारा है। तो इधर पूरा जंगलों से भरा हुआ है। देखो इस बंदे पे ध्यान मत दे, इसका दिमाग कम है। ये सुबह से ऐसी हरकतें कर रहा है। इसने कुछ शायद नशीला पदार्थ खा लिया। और ये पूरा ये जंगल वंगल है इधर। ये सब कोई शायद इधर से पैदल रास्ता ही है, कोई स्कूटी वगैरह दिख नहीं रही है। और ये अभी हमें बड़ी मुश्किल से कुछ दिखा है, मंदिर वंदिर दिखा है। तो चलते हैं फिर हनीमून पॉइंट की तरफ। तो ये यहाँ पे ये हनीमून पॉइंट के रास्ते में श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पड़ा है। और यहाँ चलते हैं, पहले मंदिर में दर्शन वर्शन कर लेते हैं। और भाई यहाँ हनीमून पॉइंट पर ही ये गणेश जी का मंदिर है। यहाँ आप दर्शन करके यहीं पर बने हुए पॉइंट से आप नीचे आसपास के जंगलों का नज़ारा ले सकते हैं। मैं आपको अच्छे से जितना जूम हो सकता है उतना जूम करके दिखा देता हूँ। भाई माउंट आबू को अच्छे से घूमने के बाद मैं आज रात को वापस जा ही रहा होता हूँ कि रेस्टोरेंट वाले भैया बताते हैं कि गुरु शिखर से सनराइज काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं आज रात को ना जाकर तो दोपहर को घर जाने का प्लान बनाता हूँ और सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर सो जाता हूँ। फिर सुबह उठकर जल्दी से फ्रेश होकर निकल पड़ता हूँ गुरु शिखर के लिए। और लगभग आधा घंटे में मैं पहुँच जाता हूँ गुरु शिखर पर। और वही यहाँ से सनराइज का जो नज़ारा है वो अलग ही लेवल का है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं माउंट आबू में खर्चे की। तो भाई मैं ये खर्चा 2 लोगों के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि आप 2 लोग आते हैं तो होटल और स्कूटी का किराया आपको आधा पड़ जाएगा। आपको यहाँ पर 3 दिन के लिए रुकना होगा, जिससे कि आपकी ट्रिप अच्छे से कंप्लीट हो सके। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवलिंग का। तो भाई मैं ट्रैवलिंग का खर्चा आपको आबू रोड को सेंटर मानकर बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है आप दिल्ली, मुंबई या किसी अन्य शहर से आएँ तो इन जगहों से आपको आने का किराया अलग अलग हो सकता है। आबू रोड से माउंट आबू का बस का किराया लगभग 40 रुपये है और स्कूटी का किराया और तेल मिलाकर पर डे आपका लगभग 150 रुपये तक खर्चा आएगा, यानी 3 दिन का लगभग 450। और अब हम बात करते हैं होटल की। होटल की यहाँ पर डे का रेंट लगभग 1000 रुपये होता है, यानी 3 दिन का हो गया 3000 और इसको अगर आधा करें तो ये हो जाता है 1500। और भाई यहाँ आपके खाने का पर डे 350 रुपये तक खर्चा आएगा। अदर एक्टिविटी के लिए 500 रुपये मान के चले तो आपका टोटल हो जाता है लगभग 3500 रुपये। और भाई अगर आप यहाँ पर रघुनाथ मंदिर जी के धर्मशाला में रुकेंगे, जहाँ पर मैं भी 2 दिन के लिए रुका था, तो आपकी माउंट आबू की ट्रिप 3000 से कम में भी हो जाएगी। और भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।